हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 12 नवंबर 2024 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर सेशन पर चलें उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो सी सेट लाइव क्लासेस का जो बैच है, अगर आप चाहें तो इसमें अभी भी एनरोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अभी कोर्स आगे नहीं बढ़ा है, सिर्फ 2-3 टॉपिक्स हम लोगों ने किए हैं, तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आगे की क्लासेस जो हैं वो हम लोग लाइव कर ही रहे हैं। तो ओनली 999 में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक है, उसके थ्रू जाके आप इसकी जो अदर डिटेल्स है वो चेकआउट कर सकते हैं और अगर चाहें तो वहाँ से एनरोल भी कर सकते हैं। और आपको अगर कोई डाउट कोई क्वेरी होती है इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दैट इज़ 9150449990। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प या मदद होती है तो आप प्लीज़ आगे आएँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सभी लोग, सो दैट कि थोड़ी सी हमारी भी हेल्प होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा। किस तरीके से कि ये सेशंस जो है वो यूट्यूब पर ऐसे ही लंबे समय तक चल पाएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों के साथ, आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सभी लोग जिनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है आगे आएँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये हमारे आज का फ्रंट पेज है। इसमें सबसे पहले जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि यहाँ पर जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं, इनको 51st सीजीआई की शपथ यहाँ पर दिलाई जा रही है। राष्ट्रपति भवन की ये इमेज है। यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट दिखाई दे रही हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके बगल में यहाँ पर जस्टिस संजीव खन्ना दिखाई दे रहे हैं। तो 51st सीजीआई याद रखिएगा, 51st सीजीआई कौन बन गए हैं? जस्टिस संजीव खन्ना। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? ही हैज़ रिप्लेस्ड जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आई होप क्लियर है बात। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा गया है कि दिल्ली एंड बीजिंग बिड टू मूव टाइज टू प्री 2020 नॉर्मल। तो यहाँ पर चाइना के ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली और बीजिंग यानी कि भारत और चाइना दोनों ही ये कोशिश कर रहे हैं कि जो संबंध हैं वो 2020 से पहले जिस तरीके के संबंध थे नॉर्मल, उस तरीके के संबंध बनाने की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बीच के पेज में एक न्यूज़ है जो मैं आपके साथ कवर करूँगा, देन हम लोग एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे। यहाँ पर न्यूज़ है कि वॉर एमिशंस ऑन टेबल एज COP29 COP29 किक्स ऑफ। COP29 UNFCCC की COP29 शुरू हो गई है। कहाँ पर? अजरबैजान के बाकू में। और वहाँ पर पहले दिन जो बात हुई है वो वॉर एमिशंस को लेकर हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और यहाँ पर WMO की एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, जो ये कहता है कि अल नीनो की वजह से 2024 इज सेट टू बिकम द वार्मेस्ट ईयर। अभी तक 2023 यानी कि जो पिछला साल है वो वार्मेस्ट माना गया है ना, लेकिन इस साल एल नीनो इवेंट था तो उस वजह से 2024 जो है वो वार्मेस्ट होगा, ऐसा यहाँ पर WMO का कहना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बीच के पेजेस में देयर इज़ नो सच न्यूज़ विच इज़ टू बी कवर्ड फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को 2 आर्टिकल शेयर किए थे, आई होप कि आप लोगों ने पढ़े होंगे और डेफिनेटली उसमें से कुछ पॉइंट्स आप लोग पिक कर पाए होंगे विच यू हैव माइट हैव नोटेड इन योर नोट्स में। हैं किया नहीं किया, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन यू नाउ, तो प्लीज़ ज़रूर करें। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेन पेज पर आए तो यहाँ पर एक आर्टिकल बेसिकली दिया गया है कि कनाडा ने एक वीज़ा फास्ट ट्रैक, बेसिकली उसकी एक स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम थी, उसको यहाँ पर कुछ देशों के लिए इंक्लूडिंग इंडिया उसको क्लोज कर दिया है। तो उससे बेसिकली क्या असर पड़ेगा मैं आपको आर्टिकल शेयर कर दूंगा। वैसे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट एक बार फिर भी आप लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, थोड़ा सा रीडिंग हैबिट भी होनी चाहिए, फॉर द सेक ऑफ रीडिंग एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, बट देयर इज़ नथिंग एज सच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक साइंस के आर्टिकल की बात करेंगे अबाउट द लिग्नोसेट,
वर्ल्ड का पहला ऐसा सैटेलाइट जो लकड़ी से बना है, विच इज़ मेड फ्रॉम वुड, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। और एक आर्टिकल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ट्रंप की विक्ट्री के बाद कुछ ऑनलाइन मूवमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अमेरिका में बढ़ रहे हैं और क्या उनसे ये मूवमेंट्स, और खासकर यहाँ पर बात की जाएगी अबाउट दी 4B मूवमेंट। ठीक है, 4B एक मूवमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ दैट ऑल अबाउट। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे आज के आर्टिकल्स रहेंगे और ये वाला आर्टिकल मैं आपको शेयर करूंगा, दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट फिर भी जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ रीडिंग एक बार आप इसको गो थ्रू ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, वॉर एमिशंस ऑन टेबल एज COP29 किक्स ऑफ। ठीक, अच्छा, COP29 कहाँ पर हो रही है और किसकी COP29 है ये? कॉप का मतलब मैंने आपको बताया दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, अलग अलग जो कन्वेंशंस होती हैं उनकी जो मीटिंग्स होती हैं उनको कॉप कहा जाता है। जैसे अभी हमने देखा था कि COP16 चल रही थी, किसकी? CBD की, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। यहाँ पर बात हो रही है COP29, ये UNFCCC की है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी COP29 की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो अब COP29 कहाँ पर शुरू हुई है? दैट इज़ इन अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान की जो कैपिटल है दैट इज़ बाकू, वहाँ पर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट्स गो थ्रू दी मैप और थोड़ा सा हम लोग अजरबैजान और उसके आसपास के देशों को देखते हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस न्यूज़। तो लेट्स सी, देखिए ये हमारा मैप है। इस मैप में आपको आई थिंक आइडिया होगा कि वेयर द अजरबैजान लाइज। इंडिया आपको पता है, इंडिया से आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ईरान से आप जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ चलेंगे, ठीक है, ईरान से आप जैसे ही नॉर्थवर्ड मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको एक देश दिखाई देता है दैट इज़ अजरबैजान। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है जहाँ पर ये पूरा का पूरा COP29 चल रही है दैट इज़ एट बाकू। ठीक, अच्छा, अब सबसे पहले ये देखिए कि अजरबैजान से लगते हुए देश कौन कौन से हैं, विच आर ऑल द कंट्रीज विच शेयर्स देयर बॉर्डर्स विद अजरबैजान। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अजरबैजान से मैंने आपको एक देश दिखाया जहां से हम ऊपर चढ़े, दैट इज़ ईरान। ईरान इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। देन द नेक्स्ट कंट्री विद विच अजरबैजान शेयर इट्स बॉर्डर इज़ आर्मेनिया। ठीक है, यहाँ पर आर्मेनिया है। यहीं पर आपको पता होगा कि एक बड़ा ही डिस्प्यूटेड रीजन भी है दैट इज़ नगर्नो काराबाख करके, है ना, नगर्नो काराबाख रीजन भी यहीं पर लाई करता है। आर्मेनिया, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया। इसके बाद एक देश जिसके साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है दैट इज़ जॉर्जिया। ठीक है, दैट इज़ जॉर्जिया। और नॉर्थ में अगर इसकी मैं बात करूँ तो अजरबैजान के ये जो नॉर्थ में आपको कंट्री दिखाई दे रही है दिस इज़ रशिया। ठीक है, तो किन किन देशों के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है? दैट इज़ ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया एंड रशिया। और यहाँ पर जो ये बड़ी सी सी है दैट इज़ कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर है ये, इसको भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। तो थोड़ा सा इसकी लोकेशन आपको समझ में आई, किन किन देशों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी देश, कोई भी जगह, किसी भी रीजन का जिक्र आप न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं, देखते हैं और आपको उसकी लोकेशन के बारे में आइडिया नहीं है ना, या है भी तो थोड़ा सा आसपास के कंट्रीज़ वगैरह वो मैप में ज़रूर देख लें। ठीक है, आपके पास एटलस होगी, आप उसमें देख सकते हैं, बट बेटर ऑफ है कि आप गूगल मैप्स में चेक करें, क्योंकि इन दिस यू कैन जूम इन जूम आउट। ठीक है, आप काफ़ी हद तक जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, एटलस में वो फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, आई होप क्लियर है, लोकेशन वगैरह आप समझ गए इसकी। चलिए, नाउ मूव ऑन टू द आर्टिकल। अब हम लोग आर्टिकल पर चलेंगे और अब यहाँ पर समझेंगे कि क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली वॉर एमिशंस की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, ये तो किसी भी अगर कोई वॉर है तो उसमें ये तो होगा ही होगा। ठीक है ना, ह्यूमन ट्रेजेडी होगी, ह्यूमंस मारे जाएंगे और काफ़ी बड़े स्तर पर जो है वो डिस्ट्रक्शन भी होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो दो ऑनगोइंग वॉर्स हैं, ठीक है, दो वॉर्स चल रही हैं अभी, एक आपका रशिया यूक्रेन की और एक इधर वेस्ट एशिया में जो आपका ये इज़राइल, गाज़ा और इधर आपका ईरान भी इसमें आ गया था बीच में। देन वी हैव ये जो आपकी लेबनान वाली वॉर है, ये जो पूरी की पूरी वॉर चल रही है, ये दोनों वॉर क्या कर रहे हैं? दे आर एक्सेसरबेटिंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम।
कि जो हमारी वाकई में जलवायु परिवर्तन की समस्या है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, ये वॉर्स उनको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? एडिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस एमिशंस इनटू द एटमॉस्फेयर। इन वॉर्स की वजह से एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ऐड हो रही हैं, और इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो वॉर्स की वजह से ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो तो इट इज़ अ यू कैन से पार्ट एंड पार्सल ऑफ वॉर। कोई भी वॉर होगी तो उसमें ह्यूमन ट्रेजेडी और डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा, बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं वो हो रहे हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो रही हैं। उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो और ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, ये बात आप यहाँ तक समझे। इसके बाद लिखा है एमिशंस फ्रॉम कन्फ्लिक्ट्स इज एन इशू दैट हैज़ लार्जली बीन ओवरलुक्ड इन द क्लाइमेट चेंज कन्वर्जेशंस। मतलब वॉर्स की वजह से या जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से जो एमिशन होता है, ये एक ऐसा इशू है कि जब भी क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई बातचीत होती है, कोई कन्वर्जेशन होता है, तो वहाँ पर इस चीज़ को ओवरलुक कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन बट मे फाइंड सम रेजोनेंस इन बाकू एज कंट्रीज असेंबल्ड मंडे फॉर दिस ईयर्स क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। लेकिन हो सकता है कि बाकू में इस तरीके की चीज़ को लेकर भी कुछ बातचीत हो। ठीक है, ओपनिंग डे के दिन a group of climate NGOs held a memorial for people killed in Gaza war and demanded the world। तो यहाँ पर पहले दिन बेसिकली क्या हुआ है कि कुछ क्लाइमेट एनजीओज ने एक मेमोरियल होल्ड किया है उन लोगों की याद में जो गाज़ा की लड़ाई में मारे गए हैं, और पूरी की पूरी दुनिया से ये डिमांड की है, ये मांग की है कि वो इज़राइल को परसुएड करें, इज़राइल को समझाएं टू कंक्लूड एन इमीडिएट एंड परमानेंट सीज फायर, कि वो एक परमानेंट और इमीडिएट यानी कि तुरंत और एक परमानेंट सीज फायर वहाँ पर कर ले। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि द साइकिल ऑफ वॉर इज अनडिनाइबली इंक्रीजिंग ग्लोबल एमिशंस। है ना, जो इस तरीके की वॉर्स चल रही हैं वो क्या कर रही हैं? वो अनडिनाइबली, मतलब इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये ग्लोबल एमिशंस को बढ़ा रही हैं, एंड रिमूविंग आवर एबिलिटी टू एक्टिवली एंड डिसाइसिवली रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द क्लाइमेट क्राइसिस। और साथ ही साथ ये हमारी जो एबिलिटी है कि हम क्लाइमेट क्राइसिस को के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकें, उस एबिलिटी को भी ये कहीं ना कहीं कम कर रही है। अब यहाँ पर लेटेस्ट एस्टिमेट्स ये सजेस्ट करते हैं कि जो रशिया यूक्रेन वॉर के 2 साल हो गए हैं, जो फरवरी 2022 में ये वॉर शुरू हुई थी, 2 साल से भी ज़्यादा, 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, this would have contributed over 175 million tons of CO2 equivalent of emissions। तो इस वॉर की वजह से रशिया और यूक्रेन की जो वॉर लगभग 2-2.5 साल की हो गई है, उस वॉर के दौरान 175 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा अमाउंट में CO2 इक्विवेलेंट एमिशंस जो हैं वो एस्टिमेटेड है कि इतना एमिशन हुआ है। ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रोजेक्टेड एमिशंस एस्टिमेटेड फ्रॉम रिकंस्ट्रक्शन से भी जो एमिशंस होते हैं उसको भी इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। बट 175 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, यू कैन इमेजिन इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट है ये। और वेस्ट एशिया में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर इन्होंने मतलब बहुत डिटेल में तो एनालिसिस नहीं की है, बट इससे भी कम से कम 50 मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट तो ऐड हुआ होगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। और ये जो दोनों वॉर्स हुई हैं, इनसे जितना एमिशन हुआ है दैट इज़ कंपेरेबल टू एनुअल एमिशंस फ्रॉम यूक्रेन, इटली और पोलैंड। ठीक है, इनसे जितना एमिशन हुआ है वो इन देशों के एनुअल एमिशंस के बराबर है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एमिशंस कितना ज़्यादा है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि वॉर्स, मतलब एक यहाँ पर डच बिजनेसमैन टर्न क्लाइमेट रिसर्चर हैं जिनका नाम है लेनार्ड डी क्लेर्क। उनका ये कहना है कि वॉर्स का एमिशन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो एक्सप्लोजिव्स यूज़ किए जाते हैं वॉर में, सिर्फ उनकी वजह से ही नहीं, बट ऑल्सो फ्रॉम द मिलिट्री सप्लाई चेन्स। ठीक है, जो मिलिट्री सप्लाई चेन्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव होती हैं। मिलिट्री सप्लाई चेन्स मतलब जो मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किए जाते हैं, उनकी जो पूरी की पूरी सप्लाई चेन है वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, एनर्जी इंटेंसिव होती है। तो इस वजह से उससे भी काफ़ी ज़्यादा एमिशंस होते हैं। और रिकंस्ट्रक्शन जो है उसके भी लार्ज एमिशन इम्प्लीकेशंस हैं।
उसकी वजह से भी एमिशन होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एमिशंस को कंट्रीब्यूट करती हैं। अब इस तरीके का जो डिटेल में मैंने बताया कि जैसे रशिया और ये यूक्रेन वाले वॉर का एस्टिमेट किया है कि 175 मिलियन टन्स के आसपास CO2 इक्विवेलेंट रिलीज़ हुआ है। इस तरीके का सिमिलर असेसमेंट जो है वो गाज़ा कन्फ्लिक्ट का नहीं किया गया है, लेकिन इट इज़ लाइकली, ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कुछ एमिशन कम हुआ होगा रशिया यूक्रेन वॉर से, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि जो इंटेंसिटी और रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन है गाज़ा की, वो आपको देखने में लगेगी कि बहुत बड़ी है एज़ कम्पेयर टू रशिया यूक्रेन वॉर। लेकिन यहाँ पर है क्या कि जो कन्फ्लिक्ट है इज़ कन्फाइंड टू अ मच स्मॉलर एरिया। ठीक है, बहुत बड़े एरिया में कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर से कंपेयर करें तो कन्फ्लिक्ट जो है वो छोटे एरिया में है, इसलिए जो एरोप्लेन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता और इस वजह से फ्यूल कम बर्न होता है। और साथ ही साथ देयर इज़ अ लिटिल ग्राउंड ऑफेंसिव इन गाज़ा। गाज़ा में कोई ग्राउंड ऑफेंसिव या ग्राउंड पर लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, वहाँ पर जो मतलब हवा में हमले हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशंस ऑफ टैंक्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो वहाँ पर बेसिकली टैंक्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा नहीं है, है ना। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि गाज़ा वॉर में जो एमिशंस हुए हैं दे कैन बी एस्टिमेटेड टू बी लेस देन दैट जो रशिया यूक्रेन में हुए हैं उसके कंपैरिजन में। इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि दैट एमिशंस फ्रॉम द वेपन्स दैट कॉज डैमेज। ठीक है, ऐसे वेपन्स जिनसे नुकसान होता है, उनसे अगर हम एमिशंस की बात करें, ऐसे वेपन्स कौन कौन से हैं, लाइक द आर्टिलरी, शेल्स, मोटार्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स, दे कंस्टिट्यूट ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन, जस्ट अबाउट 1.5% एमिशंस फ्रॉम द वॉरफेयर एक्टिविटीज़। यानी कि टोटल वॉरफेयर एक्टिविटीज़ से जितना एमिशन होता है उसमें से ऐसे वेपन्स जो नुकसान पहुंचाते हैं लाइक आर्टिलरी, शेल्स, मोटार, मिसाइल्स एंड रॉकेट्स, इनसे काफ़ी कम एमिशंस हो रहा है, ओनली 1.5%। ठीक है, और वॉरफेयर इटसेल्फ जो है दैट कंट्रीब्यूट टू 29% ऑफ द एमिशन अगर फुल इम्पैक्ट्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन्स, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन्स, रिबिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि आप इन सब चीज़ों को अगर अकाउंट में लें तो उसके कंपैरिजन में वॉरफेयर में जो एमिशंस हो रहे हैं वो कम है। ठीक है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ वॉरफेयर एमिशंस क्या होता है? वॉरफेयर के दौरान जो सबसे ज़्यादा एमिशन होता है वो किस वजह से होता है? जो एयरप्लेन्स में फ्यूल बर्न होता है उसकी वजह से। ठीक है, एयरप्लेन्स में या टैंक्स में जो फ्यूल बर्न होता है सबसे ज़्यादा एमिशन उसकी वजह से होता है। और जो वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो हथियारों को बनाया जा रहा है उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दैट कंस्टिट्यूट्स द मेजर एमिशंस। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है कि एमिशंस आर अनलाइकली टू फिगर एनीवेयर ऑन द स्ट्रेटेजिक कैलकुलस ऑफ अ कंट्रीज इंगेज्ड इन एन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, बट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव इट ऑल एड्स अप। ठीक है, अब मतलब ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी देश जो लड़ाई में शामिल है, जो वॉर में शामिल है, तो उसके उसके उसमें आप मतलब इस तरीके के एमिशंस की बात वहाँ पर नहीं देखेंगे। ठीक है, मतलब कि कोई देश जो है वो, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, अब रशिया यूक्रेन आपस में लड़ भी रहे हैं तो वो जितना एमिशन कर रहे हैं वो उसको अकाउंट एज सच नहीं करेंगे, लेकिन वो सारा का सारा क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो ऐड तो हो ही रहा है। ठीक है, और मैंने आपको ये बात बहुत बार बताई है कि अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमारा टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, अगर उसको मीट करना चाहते हैं 2030 तक, या मतलब हम ये चाहते हैं कि उस टारगेट से नीचे हम लोग रहें, तो उसके लिए कितना एमिशन कम करने की ज़रूरत है? 2019 लेवल के कंपैरिजन में 43%। ये बात हम लोग बहुत बार पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो डाउनवर्ड जर्नी शुरू भी नहीं हुई है। डाउनवर्ड जर्नी का मतलब है कम होने का जो एक रास्ता है वो शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, ग्लोबल एमिशंस अभी भी बढ़ रहे हैं। 2023 के एमिशन की अगर हम बात करें तो 2022 के कंपैरिजन में वो 1.3% ज़्यादा थे, तो कम तो अभी हो ही नहीं रहे। ठीक है, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब एनुअल एमिशंस जो हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, वो 2020 में थे, क्योंकि 2020 वॉज अ कोविड ईयर, और कोविड के साल में बेसिकली क्या हुए थे, और सब कुछ लॉकडाउन था, शटडाउन था, तो उस वजह से एमिशंस जो हैं वो यहाँ पर कम हुए। लेकिन मैसिव डिसरप्शन जो कोविड के पेंडेमिक की वजह से हुआ,
उस समय आपने देखा था कि सारी एक्टिविटी शट डाउन थी, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, है ना। फैक्ट्रीज वगैरह बंद थी, और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरा तरीके से बंद था। लेकिन फिर भी हम सिर्फ 4% कम कर पाए हैं। और कहाँ बात हो रही है कि अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट को मीट करना है या उससे कम रहना है, तो वी हैव टू रिड्यूस इट बाय 43%। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी शटडाउन हुई थी कोविड में, उस समय भी हम सिर्फ 4% कम कर पाए थे। तो 43% या 43% कम करना है एमिशंस विद ऑल द एक्टिविटीज गोइंग ऑन, है ना, विद ऑल द एक्टिविटीज गोइंग ऑन, इट्स रियली चैलेंजिंग एंड नोबडी सपोज कि दैट वी वुड बी एबल टू अचीव इट, कि हम उसको अचीव कर पाएंगे। इसके बाद आगे बात करें, इवन व्हेन अ वॉर लाइक दैट इन यूक्रेन और गाजा इज नॉट ऑन, द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द वर्ल्ड्स मिलिट्री इज इमेंस। अब यहाँ पर यह लिखा गया है कि जिस तरीके की वॉर गाजा और यूक्रेन में चल रही है, अगर ऐसी वॉर कभी नहीं भी चल रही हो, तब भी जो मिलिट्री का, दुनिया की मिलिट्री का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ मिलिट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड वुड बी एज मच एज 5.5% ऑफ द ग्लोबल एनुअल एमिशंस। यानी कि सारे के सारे दुनिया की अगर हम मिलिट्रीज के कार्बन फुटप्रिंट को ऐड कर दें, तो इट वुड बी, जितना ग्लोबल एमिशन होता है एनुअली, उसका 5.5% जो है वो कहाँ से आ रहा है, मिलिट्रीज के फुटप्रिंट से। ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशंस माइट बी कंट्रीब्यूटिंग 1% ऑफ ग्लोबल एमिशंस, और जो मिलिट्री के ऑपरेशंस हैं वो ग्लोबल एमिशंस के 1% को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंट्रीज आर नॉट मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एमिशंस फ्रॉम द मिलिट्री बिकॉज ऑफ विच रोबस्ट डेटा इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो कंट्रीज़ को जो है वो मैंडेटरीली रिपोर्ट नहीं करना होता कि उनके मिलिट्री से कितना एमिशन हो रहा है, तो इस वजह से इसको लेकर कोई एग्जैक्ट डेटा या रोबस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है। बट फिर भी एस्टिमेटेड किया गया है कि मिलिट्री का जो कार्बन फुटप्रिंट है दैट इज़ अराउंड 5.5% ऑफ द ग्लोबल एनुअल एमिशंस, और जो मिलिट्री ऑपरेशन से एमिशंस हो रहे हैं दैट इज़ अराउंड 1% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस। ठीक है, आई होप क्लियर है बात, पूरा का पूरा आर्टिकल आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि हमने COP29 को कवर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट डे यही सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। अभी आगे कॉन्फ्रेंस चलेगी तो कुछ और डेवलपमेंट्स होंगे, दैट ऑल्सो वी विल चेक आउट ऑन अ डेली बेसिस पर, हम ऐसे ही देखते रहेंगे। और इसके बाद डेफिनेटली जब ये पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस COP29 कंप्लीट हो जाएगी, उसके क्या आउटकम्स निकल के आए उसके बारे में एक एक्सप्लेन पेज में डिटेल में आर्टिकल भी आएगा, आई एम श्योर आएगा ज़रूर, उसको हम लोग ज़रूर कवर करेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल आप कह सकते हैं कि पुश्ड बाय एल नीनो 2024 सेट टू बिकम वार्मेस्ट ईयर। तो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ये कह रहा है कि एल नीनो की वजह से 2024 जो है वो अब सबसे गर्म साल रहेगा। ठीक है, द ईयर 2024 इज सेट टू बिकम द वार्मेस्ट ईयर एवर। ठीक है, और मार्क्ड बाय, मतलब हाई ग्लोबल मीन टेम्परेचर्स रहेंगे, ऐसा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है उसमें ये कहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 2015 से लेकर 2024 तक का जो दशक है ये भी वार्मेस्ट डिकेड एवर ऑन रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, WMO की जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल है स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट 2024, इसको UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कि COP29 में जो अज़रबैजान के बाकू में चल रही है वहीं पर इसको रिलीज़ किया गया। और इसमें यह कहा गया है कि जनवरी से लेकर सितंबर 2024 तक का जो ग्लोबल मीन सरफेस एयर टेम्परेचर है वो 1.54 डिग्री सेल्सियस है प्री इंडस्ट्रियल एवरेज के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करते थे, पेरिस एग्रीमेंट में यही तो बात करते थे, इसी से तो हम कंपेयर करते थे 1850 से लेकर 1900 का जो एरा था, है ना, जिसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल डिफाइन किया गया है, उसी से हम कंपेयर करते थे कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस उससे ऊपर नहीं जाना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2024 में जनवरी से सितंबर तक का जो ग्लोबल मीन सरफेस एयर टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से इतना ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, 1.54 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है। और ऐसा हुआ क्यों है?
जो ये एल नीनो इवेंट हुआ उसकी वजह से। एल नीनो की वजह से टेम्परेचर्स वगैरह बढ़ते ही हैं, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि अगर हम लॉन्ग टर्म वार्मिंग की बात करें, जिसको ओवर डिकेड्स मेजर किया जाता है, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम है, ठीक है। और ये वही डिज़ायर्ड टेम्परेचर है कि जो लिमिट है, जो पेरिस एग्रीमेंट में बात की गई है। और पेरिस एग्रीमेंट में यही बात की गई है कि आप किसी एक पर्टिकुलर ईयर का, किसी एक पर्टिकुलर साल का अगर आप टेम्परेचर लेते हैं एंड इफ़ इट एक्सीड्स 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो दैट विल नॉट मैटर, ठीक है। उसमें एक लॉन्ग टर्म, एक एटलीस्ट एक डिकेड वगैरह का जो है वो टेम्परेचर देखना होगा, ठीक है। तो उसी की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो प्राइमरी कॉज है इस वार्मिंग के पीछे, जो मुख्य कारण है वो क्या है? ग्लोबल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वॉज दी स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो हैं वो अबव एवरेज रहे हैं 16 कंसेक्यूटिव मंथ तक, जून 2023 से लेकर सितंबर 2024 के बीच में। इसके बाद यहाँ पर ओशन की जो हीट है वो भी हायर देन एवरेज ट्रेंड उसने भी दिखाया है इस साल, और जैसा कि 2023 के ट्रेंड थे उसी की तरीके से। और ओशियन वार्मिंग का जो ट्रेंड है वो अभी जारी रहेगा, ऐसा WMO की रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही साथ ग्लोबल रिपोर्ट फर्दर हाईलाइटेड द फास्ट डिप्लीटिंग आइस सी एक्सटेंट एट बोथ द पोल्स, कि हमारे जो दोनों पोल्स हैं वहाँ पर जो आइस सी का एक्सटेंट, सी आइस का जो एक्सटेंट है वो बहुत तेज़ी से डिप्लीट कर रहा है। और एंटार्क्टिक और आर्कटिक में बिलो एवरेज लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं 2024 में। एंटार्क्टिक की जो सी आइस एक्सटेंट है वो अपने एनुअल मिनिमम ऑफ 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, ठीक है। सेकेंड लोएस्ट सिंस द सेटेलाइट डेटा वाज अवेलेबल सिंस 1979, जब से सेटेलाइट का डेटा अवेलेबल है 1979 से, उसके बाद से ये सेकेंड लोएस्ट लेवल पर उसकी जो आइस एक्सटेंट है वो पहुंच चुका है। एनुअल मैक्सिमम आइस सी एक्सटेंट की बात भी अगर हम करें तो ये भी सेकेंड लोएस्ट एवर है एट 17.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद आर्कटिक की अगर हम सी आइस की बात करते हैं, सी आइस एक्सटेंट की, तो वो 2024 में कंपैरेटिवली बेटर है, और एनुअल मिनिमम रिकॉर्डिंग की वहाँ पर की गई है 4.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की, और मैक्सिमम जो है वो 15.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कहा गया है, ठीक है। आइस सी एक्सटेंट जो है वो कम हो रहा है, लेकिन आर्कटिक में उतना कम नहीं हुआ है जितना एंटार्क्टिक में कम हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आई होप क्लियर है। ये एग्जैक्टली वैल्यूज़ याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो आइस सी एक्सटेंट है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है उसकी वजह से क्या हो रहा है, आइस सी एक्सटेंट कम हो रहा है दोनों ही पोल्स का, चाहे आप बात करें एंटार्क्टिक की या फिर बात करें आर्कटिक की। एंटार्क्टिक में जो मैक्सिमम और मिनिमम है वो अपने सेकेंड लोएस्ट रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है। आर्कटिक में भी भले ही आइस सी जो सी आइस एक्सटेंट है वो कम हो रहा है, लेकिन वो कंपैरेटिवली 2024 में थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। एग्जैक्टली वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि एनुअल मैक्सिमम मिनिमम कितना सी आइस एक्सटेंट है, कितने एरिया में फैला हुआ है, बट जनरल स्टेटमेंट्स आपको जो मैंने बताई दैट यू कैन रिमेंबर। आई होप क्लियर है बात। चलिए, तो इस पूरे के पूरे आर्टिकल को आप किस में लेंगे? इस पूरे के पूरे आर्टिकल को आप एनवायरनमेंट में ही लीजिएगा, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, क्लियर है। चलिए, इसके बाद अगले आर्टिकल की बात करेंगे जो मैंने आपको बताया था, साइंस से रिलेटेड आर्टिकल है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड। बात कर रहा है वर्ल्ड का पहला ऐसा सैटेलाइट जो वुड से यानी कि लकड़ी से बना है, ठीक है। देखिए, इस सैटेलाइट का नाम रखा गया है लिग्नोसैट, ठीक है। देखो, दुनिया का ऐसा सैटेलाइट, दुनिया का ऐसा पहला सैटेलाइट जिसमें वुडन कंपोनेंट्स हैं, ये लॉन्च हुआ है फ्रॉम द स्पेस एक्स रॉकेट। स्पेस एक्स रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा, यूएस, लास्ट वीक। अब इसमें इंटेंशन बेसिकली ये थी कि ये इस्टेब्लिश करना कि वुड जो है वो स्पेस ग्रेड मटेरियल है कि नहीं है। मतलब स्पेस में हर तरीके का मटेरियल यूज़ नहीं हो सकता ड्यू टू दी एक्सट्रीम कंडीशंस, है ना। वहाँ पर टेम्परेचर वगैरह की जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बहुत लो टेम्परेचर होता है। तो इस वजह से
हर मटेरियल का यूज़ आप स्पेस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसको लकड़ी का एक सैटेलाइट बनाने के पीछे जो इंटेंशन या मंशा थी वो यही थी कि ये इस्टेब्लिश करना कि वुड जो है वो एक स्पेस ग्रेड मटेरियल है या नहीं है। ठीक है, जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी और टोक्यो बेस्ड लॉगिंग कंपनी सुमिटोमो फॉरेस्ट्री के द्वारा ये बनाया गया है सैटेलाइट। और लिग्नोसैट जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक फ्लो कर चुका है और दिसंबर के महीने में इसको लगभग अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिट में छोड़ दिया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो वुडन सैटेलाइट कैन हेल्प मेक स्पेस एक्टिविटी मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो इससे होगा क्या कि जो स्पेस एक्टिविटीज़ हैं वो और ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएंगी अगर ये वुडन सैटेलाइट जो है वो सक्सेसफुल होता है तो इसके बाद फिर क्या होगा कि यूज़ ऑफ टिम्बर यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल जो है वो एज आ रिन्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल्स हम लोग करने लगेंगे। जो हमारे फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस होंगे मून के, मार्स के जो फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस होंगे वहाँ पर हम लकड़ी का इस्तेमाल जो है वो इन सैटेलाइट्स में कर सकते हैं। अब लिग्नोसैट क्या है? लिग्नोसैट बेसिकली इसका जो नाम रखा गया है दैट इज़ लैटिन वर्ड फॉर वुड। ठीक है, लैटिन भाषा में वुड को लिग्नम कहा जाता है, तो वहीं से इसका नाम रखा गया है लिग्नोसैट। ये एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका वज़न भी काफ़ी कम है, सिर्फ 900 ग्राम है। और साइज़ की अगर हम बात करें तो एक कॉफ़ी मग के साइज़ के बराबर इसका लगभग साइज़ है। ठीक है, वुडन बॉक्स सैटेलाइट जो है इसमें 10 सेंटीमीटर के वाइड पैनल्स लगे हुए हैं और कुछ इसमें प्लास्टिक और सिलिकॉन के पार्ट्स भी हैं। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ ट्रेडिशनल जापानीज क्राफ्ट टेक्निक विदाउट स्क्रूज और ग्लू टू होल्ड इट टुगेदर। अब इन्होंने कोई पुरानी जापानी क्राफ्ट टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके इसको बनाया है और इसमें ना तो स्क्रू का इस्तेमाल है यानी कि जो पेंच वगैरह होते हैं ना उसका इस्तेमाल किया गया है और ना किसी ग्लू का इस्तेमाल किया गया है। तो इन्होंने कुछ अपनी टेक्निक लगा के इसको बनाया है। द सैटेलाइट हैज़ बीन स्पेसिफिकली डेवलप्ड टू टेस्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ वुड in the extreme environment of space where temperatures fluctuate from -100 to 100 degrees Celsius every 45 minutes as object traverse through sunlight and darkness। तो मैंने आपको यही बताया कि सैटेलाइट को स्पेसिफिकली इसलिए डिज़ाइन किया गया है या इसलिए डेवलप किया गया है कि स्पेस में जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होता है उसमें लकड़ी की वुड की ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट किया जाए, है ना। क्योंकि स्पेस में मैंने आपको बताया कि हर 45 मिनट में टेम्परेचर चेंज होता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ट्रैवल करते हैं सन में, फिर सन से डार्कनेस में चले जाते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -100 से लेकर 100 डिग्री तक फ्लक्चुएट करता है। तो ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशंस में वुड कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है, कितना ज़्यादा लकड़ी काम कर पा रही है, कितना ज़्यादा वो उस तरीके के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स को बियर कर पा रही है, ये टेस्ट करना जो है ये इसका मेन मकसद है, इसलिए इसको बनाया गया है। लिग्नोसैट जो है वो ऑर्बिट में रहेगा 6 महीने तक और उसके बाद फिर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाएगा। साइंटिस्ट ये ऑब्जर्व करेंगे कि हाउ मच द वुड एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन द स्पेस, कि कितना ज़्यादा लकड़ी जो है वो एक्सपेंड होती है, फैलती है और कितना ज़्यादा सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। एंड हाउ एक्यूरेटली द जियोमैग्नेटिक फील्ड कैन बी मेजर्ड इनसाइड अ वुडन स्ट्रक्चर, और एक वुडन स्ट्रक्चर के अंतर्गत उसके अंदर कितना एक्यूरेटली जियोमैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया जा सकता है, ये भी साइंटिस्ट ऑब्जर्व यहाँ पर करेंगे। अब किस तरीके की लकड़ी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है लिग्नोसैट को बनाने के लिए, क्या कोई भी लकड़ी उठा ली गई है? तो यहाँ पर रिसर्चर्स ने जो है वो 3 तरीके की लकड़ी के साथ जो है वो रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किया। एक है बिर्च की लकड़ी, एक है चेरी की और तीसरी है मैग्नोलिया की। ठीक है, 2022 में रिसर्चर्स ने कुछ सैंपल्स जो हैं वो आईएसएस में सेंड करे। आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पर वो लगभग 8 महीने तक रहे, एक्सट्रीम टेम्परेचर से एक्सपोज हुए, इंटेंस कॉस्मिक रेज, डेंजरस सोलर पार्टिकल्स, इन सब से एक्सपोज हुए। तो इसके बाद अल्टीमेटली मैग्नोलिया को जो है वो सेलेक्ट किया गया क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इट्स अ वेरी लाइट वेट एंड रेजिस्टेंट टू क्रैकिंग, ये क्रैक भी नहीं होती है और बहुत हल्की भी होती है। इसके बाद वुड को प्रोसेस करने के बाद टीम ने 2 मास्टर कारपेंटर्स की मदद ली क्योटो में इस सेटेलाइट को बिल्ड करने के लिए। और कारपेंटर ने ट्रेडिशनल टूल्स जैसे कि सॉज मतलब आरी
है ना, चिसल मतलब जिससे वो उसको थोड़ा सा फ्लैट करते हैं उसकी सरफेस को, उसका इस्तेमाल किया है वुडन कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी भी तरीके के स्क्रूज और ग्लूज का यूज़ नहीं हुआ है। बट व्हाट इज़ द रीज़न फॉर बिल्डिंग सच अ सैटेलाइट? अब इस तरीके के सैटेलाइट को बनाने के पीछे मकसद या रीज़न क्या है? देखो, जो कन्वेंशनल सैटेलाइट्स होते हैं दे आर जनरली मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के बने होते हैं और उनकी एक एनवायरमेंटल कॉस्ट होती है, मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर असर वो करते हैं। क्योंकि जब मेटल सैटेलाइट्स दे आर ऑफ नो यूज़, जब वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, तो क्या किया जाता है, सैटेलाइट्स को अर्थ की तरफ डाउनग्रेड किया जाता है, उनका जो ऑर्बिट है। और उस दौरान वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो दे बर्न अप, वो जल जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वही लिखा गया है कि जब मेटल सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में जलते हैं अपनी लाइफ पूरी हो जाने के बाद, तो क्योंकि वो बने हुए हैं किसके, दे आर प्राइमरीली मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के जब वो सैटेलाइट जलते हैं तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जनरेट करते हैं। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हमारी जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और वहीं अगर लकड़ी जलेगी, है ना, अगर वुड, जैसे वुड का सैटेलाइट है, अगर वो जब उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो इट वुड ऑल्सो एंटर दी अर्थ, है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, वहाँ पर जलेगा। लेकिन जब लकड़ी जलेगी तो वो सिर्फ वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। तो ये कंपैरेटिवली क्या है, ऐसे बाई प्रोडक्ट्स हैं जो थोड़ा सा क्लीन है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे की कंपैरिजन में। एंड साइंटिस्ट ऑल्सो होप दैट वन डे दे विल बी एबल टू यूज़ वुड टू मेक स्ट्रक्चर्स ऑन द मून एंड मार्स। तो साइंटिस्ट इस बात के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद उनको है, होपफुल हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो लकड़ी का इस्तेमाल करके मून और मार्स पर भी स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो लेट्स होप, साइंटिस्ट के साथ हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि लेट्स होप लेट्स सी कि कब ये समय आएगा जब इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, लकड़ी के बने हुए, वुड के बने हुए स्ट्रक्चर्स मून और मार्स पर बन सकते हैं। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लिग्नोसैट, क्योंकि वर्ल्ड का पहला ऐसा सैटेलाइट है विच इज़ मेड अप ऑफ वुड। ठीक है, क्यों बनाया गया, क्या उसके पीछे रीज़न था, क्या मंशा थी, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। क्लियर हो गई बात? चलिए, इसके बेनिफिट्स वगैरह भी आपको समझ में आ गए, तो इसको आप साइंस एंड टेक में लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पर बात की जा रही है एक मूवमेंट की। ठीक है, हालांकि नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बट फिर भी कभी कभार एक वर्ड आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में खासकर, कि 4B मूवमेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज व्हाट। ठीक है, या इज़ रिलेटेड टू व्हाट, ऐसा पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि ट्रंप की विक्ट्री के बाद ऑनलाइन मूवमेंट्स जो हैं वो यूएस में दे आर गेनिंग ट्रैक्शन, यानी कि वो बढ़ रहे हैं। तो क्या है ये, देखो, डोनाल्ड ट्रंप की जो विक्ट्री है उसने एक मूवमेंट जो है यहाँ पर ट्रिगर किया है अमेरिका के सोशल मीडिया में, जिसका नाम है 4B मूवमेंट। अब इस 4B मूवमेंट में क्या होता है कि जो विमेन है दे स्वेयर ऑफ सेक्स एंड मैरिज विद मेन टू प्रोटेस्ट पेट्रियार्कल एंड मिसोगाइनिस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस। तो इस मूवमेंट या इस आंदोलन के तहत क्या होता है कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो विमेन है, दे स्वेयर ऑफ, स्वेयर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ के अगेंस्ट, ठीक है, या किसी चीज़ को मतलब छोड़ना या किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना। तो दे हैव, वुमेन ने यहाँ पर सेक्स और मैरिज विद मेन, ठीक है, आदमियों के साथ सेक्स और आदमियों के साथ मैरिज, इसको स्वेयर ऑफ किया है। और ऐसा क्यों किया है, ताकि वो पेट्रियार्कल और मीसोगाइनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस जो हैं उसको, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है उनका। पेट्रियार्कल तो आप समझते ही हैं, है ना, रिलेटेड टू द मेल साइड, मेल डोमिनेटेड। तो पेट्रियार्कल और मीसोगाइनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, मीसोगाइनेस्टिक का मतलब होता है विच आर अगेंस्ट विमेन, ठीक है, विच आर अगेंस्ट विमेन, विच आर अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ विमेन, अथॉरिटी ऑफ फीमेल्स। तो उस तरीके के जो भी इंस्टीट्यूशंस या प्रैक्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन एज अ 4B मूवमेंट। अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, इनका बहुत बार क्रिटिसिज्म हुआ है कि इन्होंने कई बार इस तरीके के मीसोगाइनिस्टिक रिमार्क्स दिए हैं। ठीक है, अपने जो कैंपेन वगैरह के दौरान भी
मिसोगाइनिस्टिक मतलब वही अगेंस्ट द विमेन रिमार्क्स दिए हैं। और इनके कुछ जो ज़्यादा वोकल मेल सपोर्टर्स हैं उन्होंने एंटी प्रोग्रेसिव व्यूज़ रखे हैं विमेन के राइट्स को लेकर और ऑटोनॉमी को लेकर सोशल मीडिया पर। अब लेकिन जब ट्रंप की यहाँ पर विक्ट्री हुई है तो 74.6 मिलियन वोट्स उनको मिले हैं एज़ कम्पेयर टू कमला हैरिस के 70.9 मिलियन। और जो सातों बैटल ग्राउंड्स थे जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा था वहाँ पर भी ये जीते हैं। तो ये दिखाता है कि इनके इस तरीके के मिसोगाइनिस्टिक रिमार्क्स या मिसोगाइनिस्टिक व्यूज़ या महिलाओं के अगेंस्ट व्यूज़ के बावजूद काफ़ी सारी महिलाओं ने इनको वोट दिया है। ठीक है, दैट्स वाई ही हैज़ रीच्ड सच अ नंबर। इतने वोट्स तक ये इसलिए पहुंच पाए हैं। तो 4B मूवमेंट की अगर हम बात करें तो अमेरिका में ये मूवमेंट हालांकि चल रहा है अभी, बट ये मूवमेंट ओरिजिनेट अमेरिका में नहीं हुआ है। दिस मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ कोरिया। ठीक है, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्ट्रक्चर्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ पेट्रियार्की। तो है बेसिकली इसमें वही कि पेट्रियार्की के स्ट्रक्चर्स और एटीट्यूड्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, उसको लेकर ये मूवमेंट शुरू हुआ था। दैट इज इन साउथ कोरिया। अब इसमें जो ये 4B हैं दैट स्टैंड फॉर 4 बीज और नोज इन द कोरियन लैंग्वेज। मतलब 4 नोज हैं। नोज मतलब 4 चीज़ों को मना किया जा रहा है। दैट इज ये वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से हैं। दैट इज बिहोन, बिचुलसन, अब इसको पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं, बिचुलसन, बायोने एंड बिसेक्स्यू। ठीक है, अब ये इनका मतलब है इन 4 का कि रिफ्यूज़ल टू हेट्रोसेक्सुअल मैरिज। हेट्रोसेक्सुअल मतलब वही मेल फीमेल की जो मैरिज होती है उसको ये रिफ्यूज़ कर रहे हैं, पहली चीज़। देन दे आर रिफ्यूजिंग चाइल्ड बर्थ, देन दे आर रिफ्यूजिंग रोमांस एंड देन दे आर रिफ्यूजिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों को दे हैव अ स्ट्रिक्ट नो अगेंस्ट दीज 4 थिंग्स। ठीक है, यानी कि एक तो हेट्रोसेक्सुअल मैरिज को ये मना कर रहे हैं, मतलब उसके अगेंस्ट हैं, चाइल्ड बर्थ के अगेंस्ट हैं, रोमांस और सेक्सुअल रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब ये जो 4B मूवमेंट है दैट बिलोंग्स टू अ स्ट्रेन ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म मतलब कट्टर, जो आप कह सकते हैं नारीवाद। ठीक है, फेमिनिज्म का मतलब होता है इन फेवर ऑफ विमेन, जो ये बिलीव करता है कि हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स एट देयर हार्ट रिमेन स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, कि हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप से क्या होता है, उससे ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन का मतलब है उत्पीड़न, अत्याचार। ठीक है, इससे अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है। एंड वीमेन नीड टू ब्रेक फ्री ऑफ देम टू बी ट्रूली इंडिपेंडेंट एंड हैप्पी। कि महिलाओं को जो है वो इस तरीके के रिलेशन में नहीं आना चाहिए, है ना, ताकि वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट और हैप्पी रह सकें। ये उनका यहाँ पर मानना है। ठीक है, अब इस 4B मूवमेंट के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो ये मानते हैं, प्रोपोनेंट्स मतलब जो इसको सपोर्ट करते हैं, वो ये मानते हैं कि अनलेस मेन वर्क मोर एक्टिवली फॉर अ जेंडर जस्ट सोसाइटी, women शुड नॉट रिवॉर्ड देम विद चिल्ड्रन, लव एंड इमोशनल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लेबर। कि जब तक, मतलब इस मूवमेंट के जो सपोर्ट में है उनका ये मानना है कि जब तक आदमी, जब तक मैन जो है वो एक जेंडर जस्ट सोसाइटी के लिए ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करते, तब तक महिलाओं को उन्हें इस तरीके की चीज़ों से रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए। ठीक है, मतलब चिल्ड्रन, लव, इमोशनल सपोर्ट और किसी भी और तरीके का अदर फॉर्म्स ऑफ लेबर, मतलब उसके लिए महिलाओं को सपोर्ट तब तक आदमियों का नहीं करना चाहिए इन फॉर्म्स में, जब तक जो आदमी लोग हैं, है ना, जो मेल हैं, वो एक जेंडर जस्ट सोसाइटी के लिए ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करते हैं। ये मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था 2016 में, जब एक यंग विमेन को एक सियोल के सबवे स्टेशन में मार दिया गया एक आदमी के द्वारा, जिसका ये कहना था कि ही फेल्ट इग्नोर्ड बाय द विमेन। कि उसको लगता था कि महिला जो है वो उसको इग्नोर कर रही है और उसने उस वजह से उसको मार दिया, कि महिलाएं उसको इग्नोर करती हैं तो उसने उसको मार दिया, एक महिला को। ठीक है, अब इस दौरान कई सारी साउथ कोरियन विमेन जो हैं देवर रिपोर्टिंग, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि देवर क्लैंडस्टीनली फिल्म्ड इन वॉशरूम्स और ड्यूरिंग इंटीमेट मोमेंट्स बाय बोथ स्ट्रेंजर्स एंड मैन हु आर नोन टू देम। तो इसी दौरान कई सारी जो साउथ कोरिया की महिलाएं थी उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि उनको फिल्म किया जा रहा है क्लैंडस्टीनली इन द वॉशरूम्स, की वॉशरूम्स में उनकी फिल्म बनाई जा रही है। क्लैंडस्टीन का मतलब होता है सीक्रेटली, गुप्त तरीके से। ठीक है,
कि उनकी वॉशरूम्स में फिल्म बनाई जा रही है, या जो उनके इंटीमेट मोमेंट्स हैं उनकी फिल्म बनाई जा रही है, ठीक है, चाहे वो स्ट्रेंजर्स के द्वारा हो या ऐसे आदमियों के द्वारा हो जिनको वो जानती हैं। और ऐसे समय पे एक मूवमेंट यहाँ भी चला था इंडिया में, इफ़ यू रिमेंबर, वो 4B मूवमेंट की वजह से ही एक मूवमेंट यहाँ पर भी चला था, मतलब इंडिया में क्या पूरे दुनिया में चला था, दैट इज़ #MeToo। ठीक है, #MeToo मूवमेंट भी चला था अगेंस्ट द सेक्सुअल अब्यूज़ एंड रेप दैट स्प्रेड वर्ल्ड वाइड फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड। 2017 के बाद से ये मूवमेंट भी चला था। ठीक है, तो 4B का तरीके का जो मूवमेंट है उसी से ये मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ #MeToo। ठीक है, उस समय काफ़ी सारे जो मतलब एक्ट्रेसेस वगैरह हैं, खासकर आपने देखा होगा कि उन्होंने इस तरीके की बात की थी कि उनके साथ भी कभी जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ वगैरह हुई है। तो ये #MeToo मूवमेंट, #MeToo मूवमेंट भी चला था, आई होप आपको याद होगा। तो ये इस तरीके के 4B मूवमेंट से ही निकल के आया था। अब इस मूवमेंट के अगर एम्स की हम बात करें तो 4B रिमेन्स लार्जली ऑनलाइन मूवमेंट। ठीक है, लार्जली ये एक ऑनलाइन मूवमेंट है जिसका रियल लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट है और एक्चुअल रिलेशनशिप के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो एक्सेस करना डिफ़िकल्ट है कि कितना असर उस चीज़ के ऊपर पड़ा होगा। लेकिन क्रिटिक्स ऑनलाइन हैव sought to portray the movement as being led by women who hate men and want to destroy the family life। लेकिन इस मूवमेंट के जो क्रिटिक्स थे, है ना, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये मूवमेंट जो है वो ऐसी महिलाओं के द्वारा लीड किया जा रहा है जो पुरुषों से ईर्ष्या करती हैं, हेट करती हैं, और जो चाहती हैं कि फैमिली लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन इस मूवमेंट के जो सपोर्टर हैं उनका ये कहना था कि दैट देयर इज़ मच मोर टू 4B देन जस्ट सेइंग नो टू मेन। ठीक है, तो 4B में सिर्फ आदमियों को मना करने की बात नहीं है, बट इसके कई और मायने भी हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ इसमें कही गई, असेंशली द मूवमेंट वॉन्ट्स वुमेन टू बी एबल टू इमेजिन मोर रोल फॉर देमसेल्व्स जस्ट देन जस्ट वाइफ एंड मदर। तो इसमें यह कहा गया कि ये जो मूवमेंट है ये चाहता है कि महिलाएं जो हैं वो अपने को सिर्फ वाइफ के रोल और मदर के रोल से अलावा अपने को और रोल्स में भी इमेजिन करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि महिलाएं जो है वो इनकरेज होंगी कि वो अपने एम्स के ऊपर, जो उनके लक्ष्य हैं, अपनी हॉबीज़ के ऊपर, अपने कंफर्ट, अपने हैप्पीनेस के ऊपर जो है वो महिलाएं ज़्यादा फोकस कर पाएंगी। ठीक है, रादर देन बीइंग कंट्रोल्ड बाय मेन और बॉक डाउन बाय डोमेस्टिक ड्यूटीज़। ठीक है, कि मेन उनको कंट्रोल कर रहे हैं या वो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ की वजह से कुछ और नहीं कर पा रही हैं, दे आर नॉट बीइंग एबल टू इमेजिन देमसेल्व्स इन सम अदर रोल्स, है ना, देन विमेन, देन बीइंग वाइफ और देन बीइंग मदर। तो उस पर ये ज़्यादा फोकस कर पाएंगी, ऐसा इनका कहना था। और इट ऑल्सो एडवोकेट्स स्ट्रॉन्ग सॉलिडरिटीज़ अमंग विमेन। इससे क्या होगा कि महिलाओं के बीच में एक सॉलिडरिटी जो है वो भी बनेगी, उसकी भी बात यहाँ पर की गई है। अब इसके बाद आगे लिखा है कि 4B इज समटाइम एक्सपेंडेड टू 6B4T। कभी कभी ये जो मूवमेंट है दैट इज़ 4B, इसको 6B4T भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है, जो बात करता है कि स्टेइंग अवे फ्रॉम फॉर्म्स परसीव्ड एज मीसोगाइनिस्ट्स, ऐसे फॉर्म से दूर रहना जो मीसोगाइनिस्ट हैं, एंड रिजेक्टिंग द कल्चर ऑफ फैंडम एंड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स दैट कन्फर्म टू द मेल गेज एक्सेट्रा। यानी कि ऐसे फैंडम को और ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को रिजेक्ट करना जो मेल गेज को कन्फर्म करते हैं। मेल गेज का मतलब होता है कि लुकिंग एट विमेन फ्रॉम दी मेल्स पर्सपेक्टिव, कि जिस तरीके से मेल्स जो हैं वो महिलाओं को देखते हैं या उनको परसीव करते हैं, है ना, उस तरीके से नहीं करना, दैट इज़ नोन एज मेल गेज। ठीक है, तो उसको रिजेक्ट करने की बात इन्होंने की है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि ये कोई नया मूवमेंट नहीं है। 4B से पहले अमेरिका के सोशल मीडिया में एक और ट्रेंड चला था, दैट इज़ बॉय सोबर, जिसमें महिलाएं जो हैं वो रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद मेन इससे दूर रहती थी ताकि वो अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज कर सकें, अपनी सेल्फ बीइंग, वेल बीइंग और सेफ्टी को प्रायोरिटाइज कर सकें। अब जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था 1960 से लेकर 80s के पीरियड में, है ना, सेकेंड वेव फेमिनिज्म चल रही थी, तो उसमें पॉलिटिकल लेस्बियनिज्म एंड सेपरेटिस्ट फेमिनिज्म की बात की गई, जो बेसिकली ये आर्ग्यू करता है कि विमेन शुड स्टे अवे फ्रॉम द जेंडर दैट ऑपरेस देम, कि महिलाओं को ऐसे जेंडर से दूर रहना चाहिए जो उनका अत्याचार करता है।
ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और मूवमेंट का जिक्र है यूएस के ही लेट 1960s और अर्ली 70s में, दैट इज सेल 16 मूवमेंट। ये बात करता है कि विमेन शुड स्टे सेलिब्रेट एंड लर्न मार्शल आर्ट्स सच एस कराटे, कि महिलाओं को जो है वो सेलिबेसी फॉलो करनी चाहिए। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है, इसको फॉलो करना चाहिए और मार्शल आर्ट्स, कराटे जैसी मार्शल आर्ट्स महिलाओं को सीखनी चाहिए। दैट इज सेल 16 मूवमेंट। अब इन सब मूवमेंट्स के जो क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि कटिंग ऑफ कॉन्टैक्ट विद मेन इज नॉट अ सॉल्यूशन टू ऑपरेशन एंड मिसोगाइनी। ठीक है, कि पुरुषों के साथ अगर आप कांटेक्ट खत्म करते हैं तो ये जो ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, जिस अत्याचार की आप बात कर रहे हैं, जिस मिसोगाइनी की आप बात कर रहे हैं, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इट पुट्स द ओनस ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम मेन ऑन विमेन। तो इसमें क्या होगा कि जो मेन से दूर रहने की या अवे रहने की जो ओनस है, जो जिम्मेदारी है, वो महिलाओं के ऊपर आ जाएगी। इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग चेंज एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम मेन, आप मेन से, किसी तरीके की आदमियों से किसी तरीके की चेंज या अकाउंटेबिलिटी की तो बात ही नहीं कर रहे, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पर है, अगर ऑपरेशन हो रहा है, अगर अत्याचार हो रहा है, अगर मीसोगाइनेस्टिक बिहेवियर हो रहा है, तो वो आदमियों की तरफ से हो रहा है। तो आदमियों से दूर रहना वो सॉल्यूशन थोड़ी है। आप आदमियों को समझाएंगे, है ना, किसी तरीके से उनमें अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि वो इस तरीके के बिहेवियर को छोड़ें, तब जाके ये अत्याचार और ये इस तरीके के मीसोगाइनेस्टिक बिहेवियर्स या मीसोगाइनेस्टिक अप्रोच जो है वो दूर होगी। यस और नो। तो वही चीज़ उन्होंने कहा है कि मीनिंगफुल चेंज जो है वो तब आएगा जब आदमियों के बीच में अवेयरनेस रेस की जाएगी, और ऐसा तब हो सकता है बाय पुशिंग बैक फ्रॉम विद इन रिलेशनशिप्स, कि जब आप रिलेशनशिप से पीछे हटें, ठीक है, बैक ऑफ करें, तब जाके वो चीज़ें हो सकती हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि आदमियों से दूर रहना है या इस तरीके के जो फर्म्स हैं उनसे दूर रहना है, विच आर पेट्रियार्कल इन नेचर, विच आर मीसोगाइनेस्टिक इन नेचर, दैट वोंट हेल्प। ठीक है, उससे इस तरीके के जो इश्यूज हैं, लाइक ऑपरेशन आपका हो रहा है, अत्याचार आपका हो रहा है ना, तो वो चीज़ें ऐसे ख़त्म नहीं होंगी। आई होप क्लियर है बात। तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं था, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा डिटेल में कवर किया। तो 4B मूवमेंट है ना, 6B4T है, सेल 16 मूवमेंट है, ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें, पूछा जा सकता है दे आर रिलेटेड टू व्हाट। तो आई होप आप समझ गए किससे रिलेटेड है, कि जो महिलाओं का एक तरीके से प्रोटेस्ट है ना, अगेंस्ट द पेट्रियार्कल सोच कह सकते हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी कह सकते हैं, एज अगेंस्ट द मेन कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट है दैट इज़ नोन एज 4B मूवमेंट। आई होप क्लियर है बात। चलिए, इसको आप इंटरनेशनल अफेयर्स में लेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल अफेयर्स ही एक तरीके से, दे कांट बी एडजस्टेड इन एनी अदर वे। ठीक है, चलिए, तो आई होप क्लियर है बात। तो इतने ही आर्टिकल्स हैं आज हमारे पास। तो जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं और उसका आपका टारगेट है, तो आपके पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें आपको जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और CSAT तीनों ही चीज़ें मिल जाती हैं ओनली एट 849। अभी इसका प्राइस इंक्रीज़ नहीं किया गया, बट बहुत जल्द हो जाएगा। 91 टेस्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी अफोर्डेबल, मैं कहूँगा कि मार्केट में सबसे अफोर्डेबल है ये। इसके बाद अगर आप जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की बात करते हैं सिर्फ, तो 699 में आपको मिल जाएगी। सिर्फ जनरल स्टडी सब्जेक्ट वाइज अगर आप चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा ओनली एट 449। सिर्फ करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो 299 में मिल जाएगा, और अगर CSAT की बात करते हैं तो वो आपको मिल जाएगा ओनली एट 249। ठीक है, तो इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज़रूर एनरोल करें। ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, आप चाहें वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। किसी को भी लेकर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शक है, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 9150449990, इसको आप एक बार ज़रूर इस पर कांटेक्ट कर लें अगर कोई भी आपके मन में डाउट है तो। और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की हेल्प या मदद अगर मिलती है तो प्लीज़ आगे आएँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें।
सो दैट कि थोड़ा सा आपकी मतलब हमारी हेल्प होगी और आप लोगों के लिए बेनिफिट ये रहेगा कि सेशंस इसी तरीके से लंबे समय तक यूट्यूब पर चल पाएंगे। बट उसके लिए आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग और आप लोगों के कंट्रीब्यूशन की हमें ज़रूरत है। तो प्लीज़ आगे आएँ सभी लोग और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जो है, जितना भी अमाउंट आपको ठीक लगे विच इज़ कंफर्टेबल फॉर यू, उतना आप लोग ज़रूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर करें, जल्द से जल्द करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग जो है वो हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये आर्टिकल्स आपको मिलते हैं। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सिंपली इस QR कोड को स्कैन करें तो भी आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल को फिर से मिलेंगे विद द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।